नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1.2। इसके कुछ क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताए गए थे। आज हम 5वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी गई है 6 का पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जब 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हमको पता है कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 3 होता है। पावर n है तो लगा देंगे। अब जो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड आया है, ये 2 गुणे 3 का पावर n आया है। हमको बताना है कि क्या यह 0 पे समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए याद रखना है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। अगर देखा जाए 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन उसमें 5 नहीं है, अर्थात इसे हम 6 के पावर n के रूप में अगर लिखेंगे तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो वही यहाँ पे दिखाना हमको। यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि संख्या 0 पर समाप्त हो इसके लिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के पावर n के रूप का है, ना कि 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का। अतः हम कह सकते हैं कि जो 6 का पावर n है वो n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे इसलिए 6 का पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था। आइए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अर्थात इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं और हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो हमको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है। हमको पता है कि ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से कट जाती हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे अगर बात किया जाए, एक संख्या है 13, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 1 गुणे 13 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है वो 1 और 13 अर्थात स्वयं को और एक को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए ये जो संख्या है इस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाएगा। और अगर इस तरीके से कोई संख्या लिया जाए, मान लेते हैं 26 एक संख्या है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये संख्या 2 से कट सकती है, ये संख्या 13 से कट सकती है, ये संख्या 1 से भी कट सकती है और ये संख्या 26 से भी कट सकती है। अर्थात ये संख्या एक को और स्वयं को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से भी कट रही है, इसलिए ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से कटती है, अर्थात जिसके अभाज्य गुणनखंड में
एक और उस संख्या के अलावा कोई और संख्या भी हमको प्राप्त होती है तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। और ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में एक और उस संख्या को छोड़कर कोई दूसरी संख्या नहीं आती है तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो आइए चेक करते हैं इन संख्याओं को। अगर पहले क्वेश्चन को लेते हैं इसमें, तो यहाँ दिया है 7 × 11 × 13 + 13। तो जब इसको हल किया जाएगा तो इसमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। अगर हम चाहें तो 13 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो 13 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 7 × 11 और प्लस यहाँ से 13 निकल गया है तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे और सॉल्व किया जाएगा इसको तो जगह 13 × 11 7 77 और 77 और 1 78। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके गुणनखंड में हमको दो संख्याएं मिल रही है, अर्थात ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है, इसलिए संख्या भाज्य है। और इसी प्रकार से हमको दूसरा क्वेश्चन भी करना है। जैसे इसका दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अगर इसमें देखा जाए तो 5 और 5 कॉमन है, कॉमन को बाहर रखते हैं, बाकी सबको एक साथ लिखते हैं। तो अंदर हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 और 5 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1 लिख दिया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 पहले आएगा, ब्रैकेट के बाहर संख्या है तो इसके बीच में गुणे का चिन्ह आएगा और इनका आपस में गुणा करा के 1 को जोड़ दिया जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से होगा 7 × 42 × 4 × 12, 7 × 42, 4 × 12 और 2 1 = 2 और +1। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 42 × 12 दूना 24, सॉल्व करेंगे 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा। अब इसमें एक और ऐड कर देना है तो एक इसमें ऐड करेंगे 8 1 9 0 0 1। तो इस तरीके से ये हो गया 5 × 1009। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो संख्या है इसमें एक और संख्या को छोड़ के अन्य भी हमको इसके गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये जो संख्या ये भी भाज्य संख्या होगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया था वही यहाँ पे भी लिखेंगे कि चूंकि दी गई संख्या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से ही विभाजित हो सकती है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। तो इस तरीके से इसका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अर्थात इसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो लिख लेते हैं, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, अगर देखा जाए तो सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं और यही काम रवि कर रहा है और रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। तो लिखेंगे रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो अगर देखा जाए तो रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। फिर सवाल में कह रहा है कि मान लो कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अर्थात इस तरीके से मान लेते हैं एक वृत्ताकार मैदान है और यहाँ किसी स्थान से दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो कह रहा है कि बताओ कितने समय के पश्चात, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो कितने समय के पश्चात वे दोनों आके पुनः यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम दोनों द्वारा लगे समय का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कितने समय के पश्चात वे पुनः मिलने वाले हैं। तो लिखेंगे इसलिए दोनों को पुनः एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 12 लिखते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। तो जब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। 18 का जब एलसीएम ज्ञात किया जाएगा तो 2 तिया 6 और 6 त्रिक 18। एलसीएम निकालते समय जो उभयनिष्ठ होता है अर्थात जो कॉमन होता है उसको पहले लिख लेते हैं। 2 कॉमन है, लिख लिया गया। 3 कॉमन है, इसको भी लिख लिया गया। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, इसको भी लिखेंगे। और यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 तिया 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो ये इतना मिनट अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।